फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब आप इंडिया में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कब टीडीएस एप्लीकेबल होगा। आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है प्रॉपर्टी खरीदते वक्त एंड कैसे टीडीएस कंप्यूट करना है। लास्टली, गवर्नमेंट को पे कैसे करना है टीडीएस। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले टीडीएस कब एप्लीकेबल होता है, कैसे कंप्यूट करना और कैसे पे करना है गवर्नमेंट। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि इसमें हमने एक्चुअली प्रैक्टिकली दिखाया है कि आपको टीडीएस कैसे पे करना है गवर्नमेंट। सबसे पहले देख लेते हैं टीडीएस कब एप्लीकेबल होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो टीडीएस से एप्लीकेबल है जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं। सबसे फर्स्ट है कि ये सेक्शन 194 आई ए में कवर होता है। तो जब भी जनरली टीडीएस एप्लीकेबल होता है तो लोगों को लगता है कि यार हम तो बिजनेस कर ही नहीं रहे हैं, तो टीडीएस कैसे एप्लीकेबल होगा। लेट मी टेल यू कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसका प्राइस 50 लाख से ऊपर है तो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है, इर्रिस्पेक्टिव आप बिजनेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप सैलरीड क्लास एम्प्लॉय हो या फिर आप कुछ भी नहीं करते हो, आप सिर्फ प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो भी टीडीएस एप्लीकेबल है अगर उस प्रॉपर्टी का जो प्राइस है जिसमें आपने अग्रीमेंट आपने किया है वो 50 लाख से ऊपर है। तो द मोमेंट प्राइस 50 लाख से ऊपर होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं 55 लाख में, तो पूरे 55 लाख के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, ना कि सिर्फ डिफरेंस अमाउंट पे। तो आपको ध्यान देना है कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसका प्रॉपर्टी का प्राइस क्या है वो देखिए। अगर प्रॉपर्टी का प्राइस 50 लाख से ऊपर है, तो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 194 आई ए। और टीडीएस का जो रेट एप्लीकेबल है वो है 1%। सो मान लीजिए अगर प्रॉपर्टी 50 लाख की है या फिर 50 लाख से मैं ऊपर ही कंसिडर करती हूँ ताकि हमारे एग्जाम्पल में ये फिट बैठे। 51 लाख की है तो उसका 1% आता है 51,000 रुपीज। तो आप टीडीएस 51,000 रुपीज डिडक्ट करेंगे टोटल अमाउंट में से। वो अमाउंट आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेंगे। एंड बैलेंस जो है यानी कि 51 लाख में जब मैं बैलेंस अमाउंट करती हूँ, तो जो भी अमाउंट आता है यानी कि इस केस में अगर मैं देखूं तो मेरा अमाउंट आता है 50,49,000। आप वो अमाउंट बायर को पे करेंगे। सो ऐसा नहीं है कि 51 लाख प्लस 51,000 टोटल अमाउंट हो जाता है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का 51 लाख ही वैल्यू रहेगा। इट इज जस्ट पेमेंट डिवाइड हो जाएगा। 1% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू आप गवर्नमेंट को पे करोगे बायर के नेम से, सॉरी सेलर के नेम से। एंड बैलेंस जो अमाउंट रहेगा वो आप सेलर को दे दोगे। टीडीएस जो डिडक्शन का एक्टिविटी है वो बायर को करना है, यानी कि जो पर्सन बाय कर रहा है वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट, जैसे मैंने सेक्शन 194 आई ए के अंदर ये कवर होता है। अमाउंट है 1% ऑफ द सम पेड और क्रेडिट और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। काफी बार क्या होता है कि जो अग्रीमेंट वैल्यू होता है वो म्यूचुअली डिस्कस होता है बिटवीन द सेलर एंड द बायर। बट जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं उनकी एक अलग वैल्यू होती है। वो वैल्यू वो सर्कल रेट के हिसाब से या फिर रेडी रेकनर के हिसाब से कंप्यूट करते हैं। एंड उसमें जो वैल्यू दी जाती है, जिस वैल्यू के ऊपर आप स्टैम्प ड्यूटी पे करने वाले हैं, वो वैल्यू पे कंपेयर करनी है और विच एवर इज हायर उस पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपकी जो प्रॉपर्टी है आपने अग्रीमेंट किया है 51 लाख में, लेकिन जब आप स्टैम्प ड्यूटी भरने जाते हैं एंड एज पर द रेडी रेकनर रेट उस प्रॉपर्टी का वैल्यू 60 लाख है, तो इन दैट केस टीडीएस एट 1% 60 लाख के ऊपर डिडक्ट होगा, ना कि 51 लाख पे। और 60 लाख पे अगर मैं देखूं तो मेरा टीडीएस 1% होता है 60,000। एंड इन दैट केस मैं बायर को 50 लाख 40,000 दूंगी एंड 60,000 टीडीएस डिडक्ट करके मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगी। अगर जो सेलर है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि उनके पास एक पैन नंबर है, तो टीडीएस 1% डिडक्ट होगा। लेकिन अगर वो उनके पास पैन नंबर नहीं है या फिर उनका पैन इनएक्टिव हो गया है क्योंकि उन्होंने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, देन इन दैट केस मुझे रेसिप्रोकल कैटेगरी का रेट लेना होगा, यानी कि 20%। यानी कि 1% के बदले अब मैं 20% जो भी प्रॉपर्टी प्राइस के ऊपर वैल्यू आता है मैं उस पर ड्रॉप करूंगी। सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रॉपर्टीज में डील कर रहे हैं तो आप इंश्योर कीजिए आपका पैन और आधार लिंक हो। अगर लिंक नहीं है देन इन दैट केस अगर आप जो भी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, आपका बायर 20% टीडीएस डिडक्ट करेगा, ना कि 1%। कि जो भी अमाउंट ऑफ टीडीएस डिडक्ट होता है
जो सेलर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, वो ये टीडीएस क्रेडिट उसमें क्लेम कर सकता है। एंड अगर उनका जो टैक्सेबल अमाउंट जो टैक्स आता है भरने के लिए वो टीडीएस अमाउंट से ज़्यादा है, तो ये टीडीएस अमाउंट उसमें एडजस्ट हो जाएगा। और अगर कम है, यानी कि उनको जो टैक्स पे करने आया है वो कम है एज़ कंपेयर टू द टीडीएस अमाउंट, तो इन दैट केस जो बैलेंस अमाउंट है वो उन्हें रिफंड आ जाएगा। ये जो पूरा क्लॉज़ है 194(1)(IA) वो तभी एप्लीकेबल है जब सेलर रेसिडेंट है, यानी कि एक इंडियन रेसिडेंट है, वो एनआरआई नहीं है। अगर एनआरआई होता है तो उसके प्रोविजंस अलग हैं। ये फुल जो क्लॉज़ेस है वो तभी एप्लीकेबल होता है जब भी सेलर एक रेसिडेंट यानी कि एक इंडियन रेसिडेंट है। टीडीएस आपको फॉर्म 26 क्यूबी में पे करना है विदिन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड। तो आप जब भी अग्रीमेंट करते हैं या फिर आप कोई वैल्यू उन्हें एडवांस में दे रही है, टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। मान लीजिए आपने टोकन अमाउंट दिया है से जैन 23 में, तो इन दैट केस जैन 23 में आपने टीडीएस डिडक्ट किया है विदिन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ, यानी कि बाय 2nd ऑफ मार्च, अज्यूमिंग फेब में सिर्फ 28 डेज है, बाय 2nd ऑफ मार्च आपको ये 26 क्यूबी फाइल करके गवर्नमेंट को वो टीडीएस पे कर देना है। अगर आप पे नहीं करते हैं टाइम पे तो ऑब्वियसली उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग है, जहां पर आपको पेनल्टी लगती है और लेट फी पे करनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि ये टीडीएस आपने जब डिडक्ट कर लिया है, तो आप गवर्नमेंट को कैसे पे करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू। फर्स्ट आप ये इनकम टैक्स पोर्टल पे आ जाएंगे जो कि है incometax.gov.in। आप लॉग इन करेंगे ये राइट हैंड साइड पे लॉग इन क्लिक करके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब बटन प्रेस करते ही बाजू में एक बेल बटन आएगा, उसे भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम हम कभी भी कोई वीडियो अपलोड करें तो वो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई किया जाए। चलिए देखते हैं, एक बार आप लॉग इन कर लेते हो तो आपके पास एक ये मेन पेज आ जाएगा, जहां पर आपको ये ई फाइल ऑप्शन के अंदर ई पे टैक्स सिलेक्ट करना है। ई पे टैक्स सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने कोई पहले का कोई चालान जनरेट किए होंगे या सेव किया होगा तो आपको हिस्ट्री यहाँ दिखेगा। नहीं तो आपको ये न्यू पेमेंट ऑप्शन पे जाना है। टैब्स आएंगे काफी सारे जिसमें आपको, जैसे मैंने कहा था, टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी 26 क्यूबी में जाता है, तो आपको 26 क्यूबी वाला ये जो टैब है इस पे प्रोसीड करना है। आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपको रेसिडेंट स्टेटस ऑफ द सेलर भरना है, रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। कि जैसे मैंने कहा था कि नॉन रेसिडेंट पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, जैसे आप नॉन रेसिडेंट करोगे आपके ब्लॉक सारे ब्लैंक, मतलब बंद आएंगे, आप उसमें कुछ भी नहीं भर पाओगे। ये आपके लिए एक इंडिकेशन होगा कि ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है अगर सेलर नॉन रेसिडेंट है तो। जैसे आप रेसिडेंट बोलोगे आपके ये ब्लॉक सारे ओपन हो जाएंगे एंड पैन ऑफ द बायर, आधार नंबर ऑफ द बायर, ये सब ऑटो फिल होके आएगा क्योंकि आप अपने इनकम टैक्स लॉगिन से कर रहे हैं, अपने पर्सनल इनकम टैक्स लॉगिन से। यानी कि जो बायर है वो अपने इनकम टैक्स लॉगिन से ये फॉर्म भर के टीडीएस गवर्नमेंट को भर रहा है। तो जो बेसिक डिटेल्स आपने गवर्नमेंट को ऑलरेडी दी थी ये फोटो के लॉगिन क्रिएट करते वक्त, वो यहाँ पर आ जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, जैसे कि एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, तो आप यहाँ पर गो टू माय प्रोफाइल पे क्लिक करके प्रोफाइल पे जाके वो चेंजेस कर सकते हैं। एक बार वो चेंजेस सेव्ड हो जाए, आपको वापस से ये प्रोसेस स्टार्ट करना है। टीडीएस ई पे टैक्स पे जाकर 26 क्यूबी का टैब पे जाकर ये प्रोसेस फिर से आगे बढ़ना है। यहाँ रेसिडेंट सिलेक्ट करने के बाद पैन ऑफ द बायर एंड डिटेल्स आपके पास ऑटो फिल होके आएंगी। एड्रेस, पिन कोड, फ्लैट नंबर, सब आपको, मोबाइल नंबर है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टैब है वेदर मोर देन वन बायर, यानी कि जो बायर है वो एक से ज्यादा है क्या। अगर ज्यादा है तो आपको यस लिखना है, अगर नहीं तो नो लिखना है। ये इसलिए जरूरी होता है कि मान लीजिए अगर जो प्रॉपर्टी है आप खरीद रहे हैं, जो प्रॉपर्टी से 60 लाख की प्रॉपर्टी है और दो बायर्स हैं, तो दोनों बायर्स 30 लाख के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन है, ये जो आपको ध्यान देना है ताकि आप ध्यान दें कि कितने बायर्स और कितने सेलर्स हैं। वहीं सेम केस में जहां सेलर अगर मल्टीपल है, यानी कि बायर एक ही है बट सेलर मल्टीपल है, यानी कि मान लीजिए एक से ज्यादा दो हैं, से 60 लाख की अगेन एक प्रॉपर्टी है, बायर एक ही है लेकिन सेलर दो है, देन इन दैट केस बायर को दो फॉर्म अलग अलग भरने पड़ेंगे, जहां वो फर्स्ट सेलर को 30 के ऊपर जो टीडीएस एप्लीकेबल हो उतना अमाउंट का वैल्यू का देंगे, एंड जो सेकंड बायर है, सेकंड सेलर है, उनको बैलेंस 30 के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करके देंगे। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन डालना है, मतलब मोर देन वन बायर और नॉट।
इन्फॉर्मेशन डालते ही आपको सेव एज़ एंड ड्राफ्ट के आगे, अगर सपोज़ आप इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो सेव एज़ ड्राफ्ट कर देंगे, और आप बाद में भरना चाहते हैं तो बाद में वो ड्राफ्ट्स में आपको वो इन्फॉर्मेशन दिखेगी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है और आपको लगता है प्रॉपर सब कुछ है, आगे बढ़ सकते हैं, तो आप कंटिन्यू टैब पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए, जहाँ जैसे मैंने रेसिडेंट सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर मेरे पास टैब्स ओपन हो गए, जो पहले बंद थे। नेक्स्ट आता है पैन ऑफ द सेलर, यहाँ पर मुझे सेलर का इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा। अगर मल्टीपल सेलर्स हैं तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है वेदर मोर देन वन सेलर, येस और नो। अगर येस है तो मुझे येस करके फिलहाल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट सेलर की भरनी है, एंड देन मुझे फिर से एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें मैं सेकंड सेलर की डिटेल्स डाल। यहाँ पर सेलर का मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी याद से डालिएगा। एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा क्योंकि ये आपके लॉगिन से है, तो आपका डिटेल्स ऑटो फिल होके आएगा, यानी कि बायर का, बट सेलर का नहीं। सेलर का डिटेल्स आपको डालना है। जब आप सेलर का डिटेल्स डालेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास उनका पैन नंबर रहे, एड्रेस रहे पूरा, पिन कोड के साथ, और मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी रहे। ये भरने के बाद आप सेम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। थर्ड पेज जो आएगा वो है प्रॉपर्टी की डिटेल्स के बारे में, यानी कि जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है उसकी डिटेल डालनी है। पहली बात तो प्रॉपर्टी को आपको क्लासिफाई करना है कि लैंड है कि बिल्डिंग्स और शॉप है। अगर लैंड है तो आप फर्स्ट टैब में जाएंगे। लैंड के अलावा कुछ भी, जैसे बिल्डिंग्स, कोई अपार्टमेंट, शॉप, फ्लैट, बंगलो से कुछ भी, तो आप सेकंड ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर आप प्रॉपर्टी का डिटेल्स डालेंगे। यहाँ पर बायर या सेलर का एड्रेस नहीं आएगा, यहाँ पर वो प्रॉपर्टी का डिटेल्स आएगा जो आपने बाय की है। फ्लैट, डोर, पिन कोड वगैरह सब आप डालेंगे। पोस्ट ऑफिस एंड ईयर। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पिन कोड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तीनों ही टैब्स में, यानी कि जहाँ बायर का डिटेल आ रहा है, सेलर का डिटेल आ रहा है और प्रॉपर्टी का डिटेल आ रहा है, क्योंकि आपके पिन कोड के बेसिस पे आपका पोस्ट ऑफिस और एरिया लोकेलिटी वो पकड़ेगा। यहाँ नेक्स्ट आपको डालना है डेट ऑफ अग्रीमेंट और बुकिंग, यानी कि कब ये अग्रीमेंट हुआ था, टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, एंड आपने पेमेंट कब किया है सेलर को। मान लीजिए आपका अग्रीमेंट, डेट ऑफ अग्रीमेंट यानी कि जो रजिस्टर हुआ है वो डेट कुछ और है, एंड आप पेमेंट कभी और कर रहे, तो इन दैट केस ये दोनों डेट्स अलग अलग होंगी। लेकिन मान लीजिए आपका डेट ऑफ अग्रीमेंट के टाइम पे ही आप पेमेंट भी कर रहे हो, तो इन दैट केस आपका ये दोनों सेम डेट हो जाएगा। तो यहाँ पर डेट ऑफ अग्रीमेंट और डेट ऑफ पेमेंट मेड आप प्रॉपर इंपॉर्टेंटली डालोगे। डेट ऑफ डिडक्शन, यानी कि ये आपने डिडक्ट कब किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेट है। आपने मान लीजिए अग्रीमेंट कर लिया लेकिन आपका डिडक्शन करना रह गया, टीडीएस डिडक्ट करना, तो जिस डेट पे आपने एक्चुअली टीडीएस डिडक्ट किया है, आप वो इन्फॉर्मेशन, वो डेट यहाँ डालेंगे। पेमेंट टाइप क्या है, इंस्टॉलमेंट या लमसम। मान लीजिए अगर आप, जैसे काफी लोगों का कॉल रहता है कि जिस दिन हमने अग्रीमेंट एंटर किया, इरिस्पेक्टिव वेदर हमने पेमेंट किया है कि बिल्डर को नहीं, हम लमसम के बेसिस पे एक अमाउंट दे देते हैं, टोटल अमाउंट लमसम में दे देते हैं, एंड उसके ऊपर टीडीएस ड्रा करा लेते हैं। इस पे हम लमसम पे जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप स्लैब वाइज दे रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप स्लैब वाइज जब जब पेमेंट कर रहे हैं तब तब आप टीडीएस डिडक्ट करें, तो आप इंस्टॉलमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। नीचे टैक्स डिटेल्स आपको डालनी है। फिर यहाँ पर आएगा, जैसे मैंने लमसम किया, इधर दिस इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट। क्योंकि काफी बार क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में आप ऑप्शंस पे पेमेंट कर रहे हैं, लास्ट में आप एक लमसम पे कर देते हैं, तो वो आपसे पूछता है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट है क्या। फिर वो पूछता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज हायर देन द सेल कंसिडरेशन। जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था जहां पर मेरी प्रॉपर्टी 51 लाख की है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से वो 60 है। तो इन दैट केस अगर हायर है तो मैं येस करूंगी ताकि ये टैब ऊपर हो जाए। अब क्योंकि मैंने इंस्टॉलमेंट को नहीं लमसम सिलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली देखिए ये टैब बंद है और ये टैब्स ओपन है। जो अमाउंट मैंने पे किया मैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ डालूंगी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ डालूंगी। यहाँ ध्यान दिया जाए कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मुझे इरिस्पेक्टिव हायर है कि लोअर, मुझे अमाउंट एटलीस्ट डालना होगा। अगर लोअर है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी। जैसे 51 लाख की प्रॉपर्टी है, जो आपको स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से 50-45 की आती है, यानी कि 50,45,000, तो मुझे एटलीस्ट यहाँ पर 50,45 डालना है, इरिस्पेक्टिव वेदर द वैल्यू इज लेस और मोर। यहाँ मुझे जो भी टीडीएस डिडक्ट अमाउंट होगा, वो एप्लीकेबल जो होगा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ पर फॉर जस्ट
एक आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से भरा जाता है, हमने एक ₹1 डाल के हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू करने पे आपको ये ऑप्शंस ओपन हो जाएँगे, जहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हो नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस या फिर पेमेंट गेटवे। आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए कन्वीनिएंट हो। आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उसमें बैंक ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आप अपने बैंक के पेज पे चले जाएँगे, जहाँ पर आपको आपके बैंक की लॉगिन डिटेल्स और पासवर्ड डालना है। पेमेंट करने के बाद तुरंत बाद आपके पास एक चालान आएगा 26 क्यूबी चालान। ये इम्पोर्टेंट है कि आप वो पेपर सेव करके रखें क्योंकि वही एक एविडेंस है फिलहाल कि आपने पेमेंट किया है सेलर के भी सेलर को यानी कि उसके नाम पे टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दिया है। दिस इज वन प्रोसेस जो ये पूरा प्रॉपर्टी के केस में एप्लीकेबल होता है। इसमें यहाँ पर काफ़ी जगह पे क्या होता है, सिर्फ 26 क्यूबी फॉर्म भी अगर आप सेलर को दे देते हैं, तो क्योंकि ये टीडीएस उनके 26 एएस में रिफ्लेक्ट हो रहा है या फिर एआईएस जिसे हम अब नया कहते हैं, उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आपको अलग से कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट लॉ में ये प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है कि जब भी आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं किसी का, जैसे इस केस में मैंने प्रॉपर्टी परचेज़ की तो मैं टीडीएस डिडक्ट कर रही हूँ, तो कंपल्सरी मुझे सर्टिफिकेट भी इश्यू करके देना पड़ेगा सेलर को। इस सर्टिफिकेट के लिए आपको अलग से अपने आप को ट्रेसेस पोर्टल पे रजिस्टर करना है एंड वहाँ पर एक रिक्वेस्ट प्लेस करनी पड़ेगी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए। वो एक कंप्लीट एंटायर अलग प्रोसीजर है जिसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है। आपको चाहिए तो हम उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं। बट एज़ ऑफ नाउ काफ़ी जगह पे ये फर्स्ट प्रोसेस भी इनफ होता है, जहाँ पर आप सिर्फ 26 क्यूबी भी भर के अगर आप अपने सेलर को दे देते हैं एंड क्योंकि ये इन्फॉर्मेशंस प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट हो रही है उनके एआईएस में, तो सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट एज़ सच नहीं रहता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप जब भी सेव करते हैं जैसे मैंने कहा कि सेव एज़ ड्राफ्ट में, तो आपको देखो यहाँ पर है ना ड्राफ्ट में जैसे ये सेव ड्राफ्ट में दिखेगा, आप उसको कंटिन्यू करके एडिट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।